हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो दोस्तों, अभी के इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस यानी विज्ञान क्लास 10th के VVS सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो आपको एग्जाम में 2 अंक और 5 अंक में पूछा जाएगा। और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार रिपीट होता है एग्जाम में, वही प्रश्न है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। और उससे पहले आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को अंत तक कीजिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। यहाँ पर केमिस्ट्री का प्रश्न है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं कि श्वसन को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो इसका उत्तर है कि पाचन क्रिया के समय भोजन हमारे शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऊर्जा मुक्त करता है, अर्थात भोजन से प्राप्त कार्बोहाइड्रेट टूटने के बाद ग्लूकोज में बदल जाता है, जो श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन के साथ मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिससे हमारे शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा मिलती है। अतः हम कह सकते हैं कि श्वसन एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। बहुत सिंपल है, चलिए एक बार और समझते हैं। तो इसका उत्तर है कि पाचन क्रिया के समय भोजन हमारे शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऊर्जा मुक्त करता है। पाचन क्रिया के समय भोजन हमारे शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऊर्जा मुक्त करता है, अर्थात भोजन से प्राप्त कार्बोहाइड्रेट टूटने के बाद ग्लूकोज में बदल जाता है, जो श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन के साथ मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिससे हमारे शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा मिलती है यानी एनर्जी मिलती है। अतः हम कह सकते हैं कि श्वसन एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। बहुत ही सिंपल है, अगर आप लोग 2-3 बार पढ़ लेते हो तो आप लोग को याद करने का, रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, इसलिए आप लोग कॉपी पर लिखकर 2-3 बार जरूर से जरूर पढ़ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है। तो आप लोग को इसका उत्तर देना है कि विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती हैं या क्यों भरी रहती हैं। तो इसका उत्तर है कि निष्क्रिय गैस भरने से इसका टंगस्टन तंतु नहीं जलता है। नाइट्रोजन, आर्गन इत्यादि निष्क्रिय गैस हैं। निष्क्रिय गैस में तंतु वाष्पीकरण नहीं हो पाता है, इसलिए विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी जाती हैं। विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है, चलिए एक बार और समझते हैं। निष्क्रिय गैस भरने से, जब निष्क्रिय गैस भरा जाता है तो इसका टंगस्टन तंतु नहीं जलता है। नाइट्रोजन, आर्गन इत्यादि निष्क्रिय गैस है। नाइट्रोजन, आर्गन इत्यादि निष्क्रिय गैस है। निष्क्रिय गैस में तंतु वाष्पीकरण नहीं हो पाता है, इसलिए विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी जाती है। बहुत ही सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। तो 3 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। तो आप लोग को बताना है कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। बहुत ही सिंपल है। तो इसका उत्तर है कि जब, यहाँ पर जब होगा, जब प्रकाश किसी ऐसा माध्यम में गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थ के अत्यंत कण होते हैं, तो इसके साथ प्रकाश सभी दिशाओं में बिखर जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। जब प्रकाश किसी ऐसा माध्यम में गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थ के अत्यंत कण होते हैं, तो इसके साथ प्रकाश सभी दिशाओं में बिखर जाता है। इस घटना को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। तो 4 नंबर क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंटासिड का एक मुख्य संगठन क्यों होता है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंटासिड का एक मुख्य संगठन क्यों होता है। तो इसका उत्तर है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंटासिड का एक मुख्य संगठन है, क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्षारीय पदार्थ है जो एंटासिड को उदासीन कर देता है। चलिए एक बार और देखते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंटासिड का एक मुख्य संगठन है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंटासिड का एक मुख्य संगठन है क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्षारीय पदार्थ है। और क्षारीय पदार्थ कब होता है, तो जब pH मान 7 से ज़्यादा होता है तो क्षारीय पदार्थ होता है। याद
याद रखिएगा कि क्षारीय पदार्थ कब होता है, तो जब 7 pH मान 7 से ज़्यादा होता है तो क्षारीय पदार्थ होता है, और 7 से कम रहता है तो अम्लीय पदार्थ होता है, और 7 के बराबर होता है तो वह उदासीन होता है। तो क्षारीय पदार्थ होता है यानी 7 से ज़्यादा pH मान होता है जो एंटासिड को उदासीन कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर देखते हैं, पूरा क्लास कीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम के लिए। तो 5 नंबर क्वेश्चन है कि हरित लौक क्या है। तो हरित लौक का जवाब देना है कि हरित लौक क्या है। तो चलिए इसका परिभाषा समझ लेते हैं। इसका उत्तर है, यह केवल पादप कोशिकाओं के हरे भाग में पाया जाता है। हरित लौक सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ऑक्सीजन तथा ग्लूकोज का निर्माण करता है। चलिए एक बार और देखते हैं कि हरित लौक क्या है। तो इसका उत्तर है कि यह केवल पादप कोशिकाओं के हरे भागों में पाया जाता है। हरित लौक कहाँ पाया जाता है, तो केवल पादप कोशिकाओं के हरे भागों में पाया जाता है। हरित लौक सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ऑक्सीजन तथा ग्लूकोज का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, तो ऑक्सीजन तथा ग्लूकोज का निर्माण करता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। आप लोग 2-3 बार इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा तो आप लोग को याद हो जाएगा, ज़्यादा रटने की आदत नहीं है। तो 6 नंबर क्वेश्चन है कि क्षार की परिभाषा लिखिए। क्षार पूछेगा या भस्म पूछेगा, दोनों एक ही होता है। तो क्षार का परिभाषा लिखना है, या पूछेगा कि क्षार का गुण लिखिए, तो यही होता है। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो इसका उत्तर है कि क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। क्या होता है, पहला नंबर लिखिएगा कि क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी कि क्षार स्वाद में कैसा होता है, तो क्षार स्वाद में कड़वा होता है, याद रखिएगा। और क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। और 3 नंबर में लिखिएगा कि यह जलीय विलयन में OH- यानी ऋणात्मक आयन देता है। यह प्रक्रिया बहुत ऊष्माक्षेपी होता है। जो क्षार होता है वह बहुत ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होता है, इसमें से अधिक ऊर्जा निकलती है। यह अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। क्षार अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो लवण तथा जल बनाता है, याद रखिएगा, बहुत ही सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। तो 7 नंबर क्वेश्चन है कि दैनिक जीवन में पीएच का 5 उपयोग लिखिए। दैनिक जीवन में पीएच का 5 उपयोग लिखना है, कहाँ कहाँ उपयोग होता है। तो चलिए इसका 5 उपयोग देख लेते हैं। तो पहला नंबर है कि कृषि कार्य में मुद्रा का पीएच ज्ञात करने में, यानी जो कृषि का कार्य होता है उसमें मुद्रा का पीएच ज्ञात करने में होता है कि कितना पीएच मान है, क्षारीय है या अम्लीय है। उसके बाद 2 नंबर है कि दवाई उत्पादन में भी पीएच का उपयोग होता है। उसके बाद यहाँ पर 3 नंबर है कि जलीय जीवन के संरक्षण में भी पीएच मान का उपयोग होता है। उसके बाद 4 नंबर है कि विलयन की अम्लीयता अथवा क्षारीयता ज्ञात करने में भी होता है। विलयन की अम्लीयता अथवा क्षारीयता ज्ञात करने में भी पीएच का उपयोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन है कि हरे पौधों को उत्पादक क्यों कहते हैं। अब आप लोग को बताना है कि हरे पौधों को उत्पादक क्यों कहते हैं। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं कि हरे पौधों को उत्पादक क्यों कहते हैं। तो इसका उत्तर है यहाँ पर कि पौधे, देखिए ध्यान से, पौधे CO2 H2O सूर्य प्रकाश तथा हरित लौक की सहायता से अपने तथा जीव जगत के दूसरे जीवों के लिए भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं, इसलिए उन्हें उत्पादक कहते हैं। बहुत ही सिंपल है कि हरे पौधे के उत्पादक क्यों कहते हैं। तो ध्यान से एक बार और समझिए कि पौधे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, H2O यानी जल, सूर्य प्रकाश तथा हरित लौक की सहायता से अपने तथा जीव जगत के दूसरे जीवों के लिए भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं, इसलिए उन्हें उत्पादक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। ये क्वेश्चन 2 अंक में भी आ सकता है और 2 बार एग्जाम में भी आ चुका है। तो एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर दिया है तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात करना है, और ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आता है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करके बता देते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर लिखिएगा कि त्रिज्या, तो त्रिज्या यहाँ पर दिया है 50 सेंटीमीटर, यानी आर दिया है यहाँ पर 50 सेंटीमीटर, 50 cm दिया है आर यानी त्रिज्या दिया है। उसके बाद हमको फोकस दूरी निकालना है यानी एफ निकालना है। तो एफ का एक फार्मूला होता है, एफ बराबर फार्मूला होता है
R/2। फार्मूला होता है F बराबर R/2। यहाँ पर हम सॉल्व कर दिए हैं। तो R के जगह पर 50 सेंटीमीटर दिया है तो लिखिएगा 50 और बट्टा में 2 होता है, जब इसे कटाइएगा तो 25 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी यहाँ पर 25 सेंटीमीटर निकल कर आ जाएगा। F बराबर यहाँ पर F बराबर 25 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रखते हैं 10 नंबर। बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये फार्मूला याद रखिएगा कि फोकस दूरी का फार्मूला होता है F बराबर R/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन है कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो चलिए उत्तर देख लेते हैं कि वियोजन अभिक्रिया कहते किसे हैं। तो इसका उत्तर है कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद में बदल जाता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। बहुत ही सिंपल है, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटता है, एक अभिकारक टूटता है और 2 या 2 से अधिक उत्पाद में बदल जाता है, अभिकारक टूटकर उत्पाद में बदल जाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। बहुत ही सिंपल है, आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। 15 क्वेश्चन देखने वाले हैं इस क्लास में और पूरा क्लास कीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत धारा क्या है, इसका मात्रक लिखिए। अब आप लोग को विद्युत धारा क्या है और इसका मात्रक भी लिखना है। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है कि किसी चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा के सही मात्रक क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछेगा कि विद्युत धारा का सही मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है और एम्पियर को हम ए से सूचित करते हैं। याद रखिएगा, विद्युत धारा का ये सही मात्रक एम्पियर होता है और इसे एमीटर से मापा जाता है। विद्युत धारा को किसे मापा जाता है, तो एमीटर से मापा जाता है। याद रखिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। और जो 12 क्वेश्चन है वह 5 अंक में भी आ सकता है। तो 12 नंबर क्वेश्चन है पौधे अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है। तो आप लोग को बताना है कि पौधे अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है। बहुत ही सिंपल है। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं कि पौधे अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है। तो इसका उत्तर है कि पौधे अपना भोजन अपनी जड़ों तथा पत्तियों द्वारा हवा, पानी तथा मृदा से प्राप्त करता है। बहुत ही सिंपल है, पौधे अपना भोजन अपनी जड़ों तथा पत्तियों द्वारा हवा, पानी तथा मृदा यानी मिट्टी से प्राप्त करता है। आप लोग इतना लिख लेते हो तो 2 अंक मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन है कि आणविकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है, उदाहरण लिखे। उदाहरण लिखना है कि आणविकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है कि वैसा ऊर्जा स्रोत जिसका भंडार सीमित है तथा पुनः उत्पादन संभव नहीं है उसे आणविकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम। चलिए एक बार और समझते हैं कि आणविकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है और आप लोग को यहाँ पर 2 उदाहरण भी लिखा है। तो वैसा ऊर्जा स्रोत जिसका भंडार सीमित है तथा पुनः उत्पादन संभव नहीं है, यानी वैसा ऊर्जा स्रोत जिनका भंडार सीमित है उसे हम पुनः उत्पादन नहीं कर सकते हैं, उसे हम आणविकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम। कोयला एक आणविकरणीय संसाधन है या आणविकरणीय ऊर्जा स्रोत है, पेट्रोलियम भी आणविकरणीय ऊर्जा स्रोत है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण का 2 उपयोग लिखे। अब उत्तल दर्पण का 2 उपयोग लिखना है कि उत्तल दर्पण का कहाँ उपयोग होता है। तो पहला यहाँ पर इसका उपयोग है साइड मिरर के रूप में। आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में होता है, आप सभी लोग को पता है। तो आप लोग लिख लीजिएगा पहला में कि साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, और दूसरा में लिखिएगा, दूसरा उपयोग लिखिएगा सड़क या गली में स्टील लाइट में परावर्तक सतह के रूप में भी उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। बहुत सिंपल है और ये क्वेश्चन 2 बार एग्जाम में आ चुका है। तो इतना लिख लीजिएगा तो 2 अंक आप लोग को मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 15 नंबर क्वेश्चन है प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है। तो आप लोग को प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है, इसका उत्तर देना है। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। बहुत सिंपल है, प्रतिवर्ती क्रिया के मस्तिष्क के द्वारा प्रचलित नहीं होती हैं। यह मेरे रज्जु के द्वारा नियंत्रित पेशियों की अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, जहां सोचने की प्रक्रिया होती है। बहुत सिंपल है। चलिए एक बार और देखते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया के मस्तिष्क के द्वारा
प्रचलित नहीं होती हैं। यह कहाँ होती है? तो यह मेरे रज्जु के द्वारा नियंत्रित पेशियों की अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, जहां सोचने की प्रक्रिया होती है। बहुत सिंपल है, लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष क्या है। बहुत सिंपल है कि निकट दृष्टि दोष क्या है, चलिए समझते हैं। तो इसका उत्तर है कि जब नज़दीक का वस्तु साफ साफ दिखाई दे लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई दे तो निकट दृष्टि दोष कहलाता है। इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस चश्मे का व्यवहार किया जाता है। निकट दृष्टि दोष क्या है, चलिए एक बार और देखते हैं। जब नज़दीक का वस्तु साफ साफ दिखाई दे, यानी जब नज़दीक का वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई दे लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई दे, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे, उसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए यहाँ पर अवतल लेंस चश्मे का व्यवहार किया जाता है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग होता है, तो अवतल लेंस याद रखिएगा। और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग होता है। अगर यही क्वेश्चन पूछेगा कि दूर दृष्टि दोष क्या है, तो इसको उल्टा कर देना, यानी जब दूर दृष्टि दोष पूछेगा तो जब दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई दे लेकिन नज़दीक का वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई दे तो उसे हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं। लिख लीजिएगा। और जब नज़दीक का वस्तु पूछेगा तो जब निकट दृष्टि दोष पूछेगा तो जब नज़दीक का वस्तु साफ साफ दिखाई दे लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई दे, वैसे दोष को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। बहुत सिंपल है, लिख लीजिएगा। तो इस क्लास में 16 सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, तो आप लोग इसे कॉपी पर लिखकर 2-3 बार आप लोग पढ़ लेते हो तो यहाँ पर रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप लोग 2-3 बार ज़रूर से ज़रूर पढ़ना और कमेंट में ज़रूर बताना कि यह क्लास कैसा लगा। और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।